नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं विनय सिंह तेजस आईएएस एकेडमी के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और जिस स्टूडेंट को यूपीएससी सीएससी 2022 में 2 की प्रिपरेशन या 23 या 24 की अगर प्रिपरेशन करना है तो हमारे यहाँ क्लासेस शुरू हो चुके हैं। ऑलरेडी मैथमेटिक्स फॉर ऑल जो है क्लासेस चल रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको आज एक ऐसे टॉपिक को है बताना चाहूंगा जो मुख्यतः इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है और इंडियन पॉलिटी में ये एक संवैधानिक पोस्ट है, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। और यह चर्चा जो होगा मुख्यतः यह प्री और मेंस दोनों टॉपिक के आधार पर करेंगे। और इसी के साथ आज आपसे मैं डीएनए और आरएनए के सीक्वेंस में जो टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी। ये जो टॉपिक है यह बेसिकली महान्यायवादी, सिंपल वे में कहा जाए कि हर घर का एक मुखिया होता है और उस मुखिया का ध्यान देना वो सभी कामों को करता है, लेकिन एक व्यक्ति उसके ऐसे होते हैं जो उनको सही और गलत की हमेशा डिफाइन करते हैं। उसी तरीके से भारत सरकार का यह एक लीगल एडवाइजर होता है जो हमारे भारत सरकार का कोई भी संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड या कानून संबंधित कोई भी अगर प्रावधान आता है तो यह बंदा जो होता है, जो भारत के महान्यायवादी जो होता है, वो भारत सरकार को सलाह देता है। क्लियर है। इसी आधार पर आप देखेंगे कि भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो आज हम इन टॉपिकों पर स्टडी करेंगे। और यह टॉपिक जो आप देख रहे हो इसमें अटॉर्नी जनरल है क्या, उसके बाद आर्टिकल 76 क्या कहता है, अपॉइंटमेंट एंड एलिजिबिलिटी क्या होती है, पावर एंड फंक्शंस क्या होते हैं, राइट एंड लिमिटेशन उनके अधिकार और कहा जाता है कि लिमिटेशंस क्या होते हैं, और उनके ड्यूरेशन और रिमूवल, उनको कितने दिन तक उन अपने पद पर रह सकते हैं और किस प्रक्रिया से उनको हटा सकते हैं, और करेंट कंडीशन जो है उसके विषय में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अटॉर्नी जनरल होता क्या है। तो अटॉर्नी जनरल जो कहा जाता है, जिसको भारत का महान्यायवादी कहा जाता है, ये एजी संघ की कार्यकारिणी का एक अंग है। यह ध्यान देना एग्जीक्यूटिव का एक पार्ट है। एजी मतलब अटॉर्नी जनरल देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। ध्यान देना यह सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, यानी कि आप कहते हैं सुप्रीम लॉ ऑफिसर होता है। और संविधान के आर्टिकल 76 में भारत के न्यायवादी, जो भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद का प्रावधान दिया गया है। तो ध्यान देना कि भारत का महान्यायवादी जो होता है वह बेसिकली भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। और यही नहीं, यह भारत के संविधान के आर्टिकल 76 में इसमें उनके पद का प्रावधान दिया गया है। इसी के साथ अगर मैं कह दूं कि आर्टिकल 76 फर्स्ट में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का न्यायवादी नियुक्त करता है। तो ध्यान देना, वो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया घोषित करता है जो भारत के, ध्यान देना, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो। अब बात आती है कि उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जो जज होने की क्या योग्यता होती है। तो सबसे पहले वह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रमुख वकील होता है। तो अटॉर्नी जनरल जो होता है वो मुख्य कानूनी सलाहकार भी होता है और उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार के प्रमुख वकील भी होता है। सुप्रीम कोर्ट में यह भारत सरकार के सारे पक्ष को रखता है, इसलिए भारत सरकार का यह वकील होता है। तो ध्यान देना, आर्टिकल 76 फर्स्ट में यह कहा गया है, ध्यान देना, कि राष्ट्रपति जो होता है उच्चतम न्यायालय के जज होने की जो योग्यता रखता है उसी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाता है।
और अटॉर्नी जनरल जो होता है वो भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। और भारत सरकार का अगर कोई मैटर अगर सुप्रीम कोर्ट में है तो उसका एज ए वकील के रूप में काम करता है। यही नहीं, इसके साथ महान्यायवादी जो होता है वो अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है भारत सरकार की विधि संबंधित विषयों पर सलाह देने के लिए नियुक्त किया जाता है। तो विधि संबंधित जितने भी लॉ और उनके जो भी विधि संबंधित जो भी चीजें होती हैं वो सारी चीजें देने के लिए क्या होते हैं, इस पद को क्रिएट किया गया है। विधि संबंधित उन अन्य कर्तव्यों का पालन भी करना पड़ता है जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर क्या करते हैं, निर्देशित करते रहते हैं। यानी राष्ट्रपति को जब जब आवश्यकता पड़ती है किसी लीगल संबंधित कार्य और जानकारी के लिए, ये सारी चीजें जो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो नियुक्ति और पात्रता क्या होती है कि इनके अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं और इनके लिए महान्यायव्यक्ति ने राष्ट्रपति के द्वारा भारत सरकार के या भारत सरकार के सलाह पर की जाती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि भारत का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप पढ़े होंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिकली अगर हम बात करें लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट मिलकर संसद बना। तो संसद में जो रूलिंग पार्टी होती है यानी कैबिनेट के सलाह पर यानी भारत सरकार के सलाह पर ही राष्ट्रपति कोई कार्य करता है। तो उसी तरीके से क्या होता है, भारत का न्यायवादी जो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वो राष्ट्रपति की सलाह यानी भारत सरकार के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा इनकी क्या होती है, नियुक्ति होती है। वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का योग्य रखता है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होने की योग्यता रखता हो। और सुप्रीम कोर्ट की जज होने की योग्यता है क्या, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट के जज होने के लिए क्या वह भारत का नागरिक हो, उसे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए 5 वर्षों का अनुभव प्राप्त हो, या किसी उच्च न्यायालय में वकालत के 10 वर्षों तक का अनुभव हो, या राष्ट्रपति के मतानुसार वो न्यायिक मामलों के योग्य व्यक्ति हो। तो ध्यान देना, उसके लिए 3 कंडीशन होंगे और वो 3 कंडीशन जो होगा, पहला वो भारत का नागरिक हो और उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में वो 5 वर्षों तक कार्य किया हो, या किसी उच्च न्यायालय में वकालत 10 वर्षों तक किया हो, या राष्ट्रपति की नजर में अगर कोई लॉ एक्सपर्ट है तो उसको भी भारत का क्या हो सकता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाया जा सकता है। क्लियर है। इसी के साथ हम लोग देखते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिनकी शक्तियां और कार्य क्या होती है। तो ध्यान देना, इनके पावर एंड फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे कानूनी मामलों पर भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सलाह देना जो राष्ट्रपति द्वारा उसे भेजे जाते हैं। तो ध्यान देना, ये भारत सरकार को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सलाह देना जो राष्ट्रपति के द्वारा उससे भेजे जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा जो इंफॉर्मेशन मांगा जाता है जो लॉ संबंधित, वो सारे इंफॉर्मेशन जो होगा लॉ रिलेटेड वो सभी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करेंगे। कानूनी रूप से अन्य कर्तव्यों का पालन करना उसे राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे जाते हैं। और जब जब राष्ट्रपति को या भारत सरकार को किसी भी तरह की कोई लॉ रिलेटेड अगर समस्याएं होती है तो इसका समाधान ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करता है। इसी के साथ मैं बता दूं कि भारत सरकार की ओर से उन सभी मामलों को जो भारत सरकार से संबंधित है सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी उच्च न्यायालय में उपस्थित होना। तो ध्यान देना, ये भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में ये जा सकते हैं और उच्च न्यायालय के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। संविधान के आर्टिकल 143 सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में किए गए किसी भी संदर्भ में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। तो ध्यान देना कि अगर 143 में क्या होता है कि राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से कोई सलाह मशवरा कर सकता है, यानी कोई भी कानूनी सहायता प्राप्त करता है। उसमें भी क्या होता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संविधान के किसी अन्य कानून द्वारा उसे प्रदत्त कार्यों का निर्वहन करना, या संविधान में किसी अन्य कानून के द्वारा जो भी चीजें इनके द्वारा की जाती है, इनके द्वारा किया जाता है या भारत सरकार के द्वारा सौंपी जाती है, ये सारी लॉ रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है
एक्टिविटीज है ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को करना होता है। अब इनके अधिकार क्या होते हैं और ध्यान देना इनके राइट्स क्या हो सकते हैं और इनके लिमिटेशंस क्या हो सकते हैं। वोट देने का अधिकार के बिना उसे संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठक या संसद के किसी भी समिति की कार्रवाई में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार है जिसका वह सदस्य नामित किया गया है। तो ध्यान देना, एक तो वोट देने का अधिकार इनका नहीं है, संसद के किसी भी सदन में चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा में ये जाके बैठ सकते हैं। ध्यान देना, संसद के दोनों सदन या कभी कभी ज्वाइंट सेशन होता है उसमें भी क्या हो सकता है कि इसमें ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। संसद के किसी समिति की अगर कार्रवाई हो रही है और उसमें इनका नॉमिनेशन हुआ है तो ऑब्वियस है कि उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ध्यान देना, यही नहीं, वह उन सभी विशेषाधिकारों और उनके पावर्स के हकदार होते हैं जो एक संसद सदस्य को प्राप्त होते हैं। जब वो संसद की कार्रवाई में पार्टिसिपेट करते हैं और संसद के अंदर वगैरह रहते हैं तो संसद के जो नियम और कानून होते हैं और संसद में लोकसभा सदस्य या राज्यसभा के सदस्य के जो अथॉरिटी, जो राइट्स जो उनको मिले हुए सारी जो चीजें होती है, पावर इनको भी प्राप्त होता है उस समय जब वो संसद की कार्रवाई में या संसद के किसी सदन में या संसद के ज्वाइंट सेशन में अगर पार्टिसिपेट किया गया है तो वह सरकारी सेवकों की श्रेणी में नहीं आता, अतः उसे निजी कानून अभ्यास से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो ध्यान देना कि वह सरकारी सेवकों की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए उसे निजी कानून अभ्यास से वंचित नहीं किया जा सकता। वो चाहे तो निजी स्तर पर इस तरह के कोई एक्टिविटीज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना वो हमारे भारत सरकार के गरिमामय कंडीशंस को निर्धारित करते हुए काम करेंगे। इसी के साथ अगर देखें भारत सरकार के खिलाफ अगर किसी मामले की अगर हम बात करें, सलाह या संक्षिप्त जानकारी देने का अधिकार नहीं है। भारत सरकार के खिलाफ ध्यान देना किसी भी मामले में कोई संक्षिप्त जानकारी देने का अधिकार इनको नहीं है। किसको? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। भारत के सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अधिकारी की जिम्मेदारियों को पूरा करने की महान्यायवादी की सहायता करते। तो ध्यान देना कि यह जो होता है कि भारत का जो अटॉर्नी जनरल होता है वह दो व्यक्तियों इनके सहयोग और सहायता के लिए होते हैं। एक को हम सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं और एक को हम लोग एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। यानी कि यह दोनों जो अधिकारी जो होते हैं ये आपके ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की सहयोग एवं सहायता प्रदान करते हैं या सहयोग करते हैं। अब इनकी अवधि एवं निष्कासन की अगर हम बात करें तो ये ध्यान देना, अवधि संविधान द्वारा तय नहीं है। किसी भी कहीं भी संविधान के किसी भी आर्टिकल, सब आर्टिकल में कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को किस तरीके से रिमूव कराया जाए और किस तरीके से, ध्यान देना, कि उनकी अवधि कितनी होनी चाहिए, कि वो कितने समय तक अपने पद पर पदासीन रह सकते हैं। निष्कासन की अगर हम बात करें, महान्यायवादी को हटाने की प्रक्रिया का आधार संविधान में बताया नहीं गया है। तो इनका निष्कासन का एक्सपेल्ड करने का या रिमूव करने का कोई इस तरीके से भारतीय संविधान में कहीं वर्णन नहीं है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है, धारण करता है, अर्थात राष्ट्रपति द्वारा किसी समय हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। वो क्या होता है? प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी तब तक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपने पद पर रह सकते हैं। और ध्यान देना, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात नहीं है, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपने पद पर तभी तक धारण कर सकता है जब तक राष्ट्रपति चाहे। और राष्ट्रपति जो होता है, अभी मैंने आपको बताया कि आपको राष्ट्रपति हमेशा भारत सरकार के सलाह पर काम करता है। यानी कि लोकसभा में जो रूलिंग पार्टी होती है उसमें जो कैबिनेट होता है तो कैबिनेट के सलाह पर ये काम करते हैं, यानी भारत सरकार के सलाह पर काम करते हैं। तो अब आपको ध्यान देना कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि राष्ट्रपति की जब इच्छा होगी तभी क्या होगा? इनका रिमूवल होगा। ये जब तक चाहे तभी तक ये रह सकते हैं। अब आप ध्यान देना, जो रिसेंट में मुद्दा आया, आज मैं जो बताने जा रहा हूं वो बेसिकली अब शुरू होती है।
केंद्र सरकार ने के वेणुगोपाल के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए फिर से बढ़ा दिया है और वेणुगोपाल को महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। यह दूसरी बार है जब केंद्र सरकार ने उनको कार्यकाल बढ़ाया है। वर्ष 2000 में वेणुगोपाल के पहले कार्यकाल भी बढ़ाया गया था, ध्यान देना। तो के वेणुगोपाल जो है, इनका दूसरी बार ये कार्यकाल बढ़ाया गया है, इसलिए चर्चा में रहा है, इसलिए करंट यानी आरएनए डीएनए का यह मेजर टॉपिक है और ये इंडियन पॉलिटी का पार्ट भी है। पेपर सेकंड में अगर जीएस का मेंस का पेपर सेकंड देखेंगे उसमें पार्ट है। और दूसरी चीजें होता है कि प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये 2020 में भी इनका कार्यकाल बढ़ाया गया था। वेणुगोपाल को अगर देखा जाए तो 2017 में भारत का 15th ये अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया था। मुकुल रोहतगी के स्थान लिया, जो 2014 से लेके 2017 तक न्यायवादी रहे। कौन? मुकुल ये रोहतगी। ये जो थे वो 2014 से 2017 तक रहे। वह सर्वोच्च न्यायालय में लंबित कई संवेदनशील मामलों में सरकार के कानूनी बचाव के कमान संभालेंगे। और ध्यान देना, जिस तरीके से CAA की बात करते हैं, ध्यान देना, ये आर्टिकल 370 की बात करते हैं और नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की अगर बात करते हैं तो यह निरस्त करने की चुनौती शामिल है। तो जिस तरीके से 370 आर्टिकल को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस अपील हुए हैं और दूसरी चीजें होती है कि CAA को लेकर इतना सारा अगर देखा जाए तो काफी वहां की स्थिति रही है, उसको भी अगर देखा जाए तो वेणुगोपाल साहब जो है बड़े मतलब बहुत चतुराई के साथ बड़े अपने पक्ष को अच्छे तरीके से रखने का काम सिद्ध किए हैं। और यही नहीं, अगर ये देखा जाए तो जिस तरीके से पिछले केसेस के अगर एविडेंसेस देखें तो काफी अच्छे तरीके से इन्होंने काम किया है। इसलिए केंद्र सरकार ने फिर से के वेणुगोपाल के कार्यकाल को बढ़ा दिया है और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि यह जो रहा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का प्रमुख, जिस तरीके से यह भारतीय संविधान में वर्णन किया गया है उसके अनुरूप मैं आपको बताया। और प्री और मेंस दोनों ही ये के लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पे आप ध्यान देंगे और अच्छे तरीके से इसको आत्मसात करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। थैंक यू वेरी मच।